हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो 5 तारीख को जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है लोक सेवा आयोग के द्वारा जो कराया जा रहा है, उसमें जो हिंदी का सिलेबस है 25 नंबर का, उसमें बहुत सारे टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। स्वर व्यंजन, स्वर एवं व्यंजन वर्गों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, विचार। व्याकरण विचार में आपके और भी टॉपिक आ सकते हैं, जैसे इसमें अवयव, क्रिया उर्या नहीं है, विशेषण नहीं है, तो वो इसमें आ सकते हैं। तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति। तो जो ये मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सारी प्रैक्टिस की चीज़ें होती हैं। लेकिन जो हमें स्वर व्यंजन, संज्ञा, सर्वनाम, ये वाले शब्द जो हैं हम इसको समझ सकते हैं। तो इसके देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं वर्णमाला से। वर्णमाला में जो स्वर और व्यंजन का है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं, भाषा की सार्थक इकाई है वाक्य। मतलब जो भाषा है वो वाक्य अगर सार्थक होंगे तो अच्छी बनेगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो वर्ण होती है, जो अक्षर होती है, ध्वनि, वो सबसे छोटी इकाई होती है। इसका अगर क्रम देखें तो वर्ण सबसे छोटा होता है, फिर अक्षर बनता है, फिर पद, उसे शब्द भी कहते हैं, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य। तो इस प्रकार से इसका क्रम है। वर्णमाला को अगर देखें तो उच्चारण के आधार पर 45 और लेखन के आधार पर 52 होते हैं अक्षर, जिसमें 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। अगर हम लेखन के आधार पर देखें तो 13 और 35 व्यंजन और 4 संयुक्त इसमें अक्षर आ जाते हैं। स्वर की बात करें तो परंपरागत रूप से 13 होते हैं, जबकि उच्चारण से इसमें 10 होते हैं। मात्रा उच्चारण के काल के आधार पर अगर इनको डिवाइड किया जाए तो उच्चारण के आधार पर इसके हस्ब, दीर्घ में हम बांट सकते हैं। हस्ब, दीर्घ। तो हस्ब में जो है ए, ई, उ, इस प्रकार से आते हैं ये 3 वर्ड, 3 अक्षर जो आते हैं। तो जो दीर्घ होते हैं वो उसमें अधिक समय लगता है बोलने में, उच्च के उच्चारण में कम समय लगता है, जबकि दीर्घ के उच्चारण में अधिक समय लगता है। दीर्घ जो दीर्घ स्वर होते हैं उनके बोलने में जो है अधिक समय लगता है, जिसमें आ, ई, बड़ा ऊ, ए, बड़ा ए, ओ, औ होते हैं। विलुप्त स्वर जो होते हैं, जैसे राम, अगर हम थोड़ी लंबी ध्वनि बोलते हैं तो उसमें इस प्रकार से बोला जाता है। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर अगर बात करें तो उसमें अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर में अगर बात करें तो ई, ए आता है, ठीक है। मध्य स्वर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य स्वर में एक ही आ रहा है तो पूछ लिया जाता है कभी कभी मध्य स्वर में कौन सा आता है। पश्च स्वर में ये वाले स्वर जो आते हैं पश्च स्वर में आते हैं। मुख द्वार के खुलने के आधार पर विव्रत, जिसमें मुख द्वार पूरा खुलता है, उसमें आ गया। अर्धविपरत, जिसमें मुख द्वार आधा खुलता है, इसमें ये वाले स्वर आ गए। उस प्रकार अर्ध संवृत में जिसमें मुख द्वार आधा बंद होता है बोलते हुए, उसमें ये वाले स्वर आ गए। संवृत में मुख्य द्वार पूरा बंद हो जाता है तो उसमें ये वाले स्वर आ गए। तो इस प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। होठों की स्थिति के आधार पर तो अव्रतमुखी, जिसमें ओठ जो है व्रतमुखी नहीं होते, जिसमें ये वाले स्वर आते हैं जिसमें व्रतमुखी नहीं होते हैं। व्रतमुखी जिसमें हो जाते हैं बोलते हुए होठ, तो उसमें इस प्रकार के स्वर आते हैं। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, मतलब जब बोलते हैं हम स्वरों को, वहाँ से हमारे मुंह और नाक से जो है हवा निकलती है, तो उसके आधार पर जो है निरानुनासिक और अनुनासिक होते हैं। हवा केवल मुंह से निकलती है तो ये होते हैं। अगर हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है तो ये वाले स्वर बोले जाते हैं। स्वर की अगर बात करें तो स्वरों को हम किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं बोलने के आधार पर, कंठीय, तालव्य, ओष्ठ्य और मूर्धन्य। कंठीय से ए और आ बोला जाता है, तालव्य से ई और ई बोला जाता है, ओष्ठ्य से ऊ और ऊ बोला जाता है, और मूर्धन्य से री। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से बोले जाते हैं। और ए की बात करें तो ये कंठ्य प्लस तालव्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ओ और बड़ा ओ बोला जाता है तो कंठ्य और ओष्ठ से मिलके, तो दोनों कंठ प्लस ओष्ठ मिलके जो है इसको बोलते हैं, कंठ और तालु मिलके इसको बोलते हैं। स्वर जो हैं सभी स्वर सघोष होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, सभी स्वर जो है सघोष होते हैं। ये इस प्रकार से स्वर हैं जिसमें 3+3 जो स्वर हैं, जैसे री हो गया, अंग है, अह, इनको लेखन के आधार पर बोला जाता है, जबकि उच्चारण के आधार पर 10 ही होते हैं। लेखन के आधार पर 3 और ऐड कर दिए जाते हैं तो 13 स्वर होते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन की जो है इसमें 5 तो वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो इस प्रकार से प्रत्येक वर्ग में 5-5 होते हैं, जबकि इसमें ल और ये ल उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। ये भी पूछा जाता है कभी कभी, उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, एक ये वाला ड और एक ये वाला ल। ड के नीचे बिंदी लगा देते हैं और ढ के नीचे बिंदी लगा देते हैं। अब उसके बाद अंतस्थ जो होते हैं, ये रे ल वे जो अंतस्थ होते हैं, उसमें जो होते हैं वो स होते हैं।
इनका से का क्रम भी, क्योंकि 3 से जो है एक से होते हैं तो इनका क्रम भी याद रखें। पहले ये वाला से, षटकोण वाला, फिर सपेरा वाला, ठीक है। संयुक्त व्यंजन जो है वो क्षय, त्रय, गैस्रय, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये व्यंजन होते हैं। अब इनको किस प्रकार से देखा है। कंठ्य, जो 5 वर्ग होते हैं, आपको इस प्रकार से याद रखना है कि कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। इस प्रकार से आपको पांचों याद रखने हैं। पांचों को आपको याद रखना है इसी क्रम में। उसके बाद जो है अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं। उच्चारण जिनका स्वर और व्यंजन के बीच में होता है उनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, य, रे, ल, ब। अगर इनकी बात करें तो ये तालव्य से य बोला जाता है, दंत मूल से रे और ल बोला जाता है, और दंत ओष्ठ से बोला जाता है ब। ये सभी सघोष होते हैं और अल्पप्राण होते हैं। ऊष्म व्यंजन की बात करें जिसमें मुख में घर्षण कर गर्मी पैदा करते हैं, जब ये बोलते हैं हम, तो ये मुख में जो घर्षण करके गर्मी पैदा करते हैं, तो इसमें तालु से बोला जाता है, मूर्धा से, षटकोण वाला से, दंतमूल से, ये वाला से, कंठ्य से है बोला जाता है। तो ये ऊपर के जो 3 होते हैं ये अघोष होते हैं, और जो है होता है वो सघोष होता है। ये सारे व्यंजन होते हैं महाप्राण होते हैं, जबकि अंतस्थ वाले जो थे वो अल्पप्राण थे, सघोष अल्पप्राण, और जबकि ये हैं अघोष और महाप्राण। इस प्रकार से आपको याद रखना है, लेकिन बस इसमें है जो है वो सघोष है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। संयुक्त व्यंजन भी यहाँ से भी प्रश्न बनता है। क्षय, त्रय, गैस्रय, ये किससे मिलकर बने होते हैं, तो कैसे, तैर, जय, ये सैर, इस प्रकार से आपको याद रखने हैं, इनसे मिलकर बने होते हैं। अगर ये पूछा है कि छः किसके बाद आता है, मतलब वर्णमाला में क्रम से, तो आप छः जो है, अगर त्रय पूछा जाता है, ये सपोज करो कि त्रय पूछा जाता है किसके बाद आता है, तो आप इसके बाद नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे इस वाले तय के बाद। तय के नीचे हलंत है, इसके बाद जो है वो त्रय आता है, ना कि इस वाले छः के बाद। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अघोष व्यंजन जो होते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो है वो अघोष कहलाता है, जबकि तीसरा, चौथा, पांचवा जो है वो सघोष कहलाता है। तो जैसे हमारे ये पांचों वर्ग हैं, इसकी एक ट्रिक है, पहला दूसरा अघोष हो गए, ये वाली 2 लाइनें पूरी अघोष की हैं, जबकि ये 3 लाइनें जो हैं ये सघोष की हैं। अगर अल्पप्राण और महाप्राण की बात करें तो अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होता है, जबकि दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो इसको आपको याद रखना है कि अघोष में पहला और दूसरा अघोष होते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होते हैं, जबकि अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होता है, जबकि दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो इस प्रकार से आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस ये ध्यान रखना है हमें। तो अल्पप्राण और महाप्राण भी हमने देख लिया, पहला, तीसरा, पांचवा और दूसरा, चौथा, और इनमें हमने अलग अलग से देख ही लिया। जैसे ये सारे महाप्राण होते हैं, उसमें व्यंजन जो होते हैं सारे महाप्राण होते हैं, जबकि अंतस्थ वाले जो हैं वो सारे अल्पप्राण होते हैं। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कंठ्य वर्ग होता है कै वर्ग, उसमें कै वर्ग के साथ साथ ए, आ, अंग है, अह, ये जो है कंठ्य से बोले जाते हैं। तालव्य में चै वर्ग, ई, छोटा ई, बड़ा ई, य और से, ये से बोले जाते हैं। मूर्धन्य से टै वर्ग हो गया, री और षटकोण बोला जाता है। यहाँ पे एक साथ आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। दंत से तै वर्ग और से वाला, ओष्ठ से पै वर्ग, ऊ और बड़ा ऊ, दंत मूल से रे और ले बोला जाता है, दंत ओष्ठ से बै बोला जाता है। कंठ ओष्ठ की बात करें तो ओ, औ, आ। कंठ प्लस तालु से ए हो गया। नासिकिया से बोले जाते हैं ये वाले 5 अक्षर, ठीक है। अंग है ळ, ए, ळ, न, में, ठीक है। ये जो हर वर्ग का 5वां अक्षर होता है वो इससे बोला जाता है नासिकिया से। ये हर वर्ग का 5वां अक्षर है। जैसे कै वर्ग का ये हो गया, और उसके बाद के जितने ही वर्ग है, च वर्ग का, टे वर्ग का, तै वर्ग, पै वर्ग, जैसे पै का मैं हो गया लास्ट का वर्ग, लास्ट का अक्षर जो है ना वो हर वर्ग का 5वां वो नासिकिया होता है। उक्षिप्त व्यंजन मैंने बताए थे, लय और लय हो गए। यहाँ से जो सिलेबस है इतना ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं दिया हुआ इसका जूनियर असिस्टेंट का, तो यहाँ से आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, बस आपको ध्यान रखना है। लुंठित बाण जो होता है वो रे होता है, पाशवृक जो होता है वो लय होता है, अर्धस्वर जो है वो य और बै होते हैं, इसे संघर्षहीन भी कहते हैं। अब यहाँ से बहुत कन्फ्यूजन होता है, जैसे 5 वर्ग होते हैं हमारे, उसमें स्पर्शी जो होते हैं वो 16 होते हैं, जबकि 5वां वर्ण जो है, 5वां अक्षर जो है हर एक वर्ग का, वो 5वां अक्षर जो है वो नासिकिया कहलाता है, जबकि ये शुरू के 16 जो है वो स्पर्शी कहलाते हैं। इसमें जो है च वाला वर्ग नहीं है, च वाले वर्ग को हम क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी। शुरू के 4 अक्षर तो स्पर्श संघर्षी कहलाएंगे, जबकि 5वां वो नासिकिया में आ गया। संघर्षी में से है, ये वाला जो है ये संघर्षी कहलाते हैं, और ये वाले स्पर्शी कहलाते हैं। इस प्रकार आपको याद रखना है कि
जो 25 हमारे 5 वर्ग के कुल अक्षर 25 हैं, जिसमें से 16 ये वाले स्पर्शी हो गए, जो ये वाले हैं पांचों ये नासिकीय हो गए, जबकि च वर्ग वाला जो है उसके 4 अक्षर जो हैं वो हो गए स्पर्श संघर्षी। तो 16 4 20 और 5 25 हमारे कंप्लीट हो गए। अनुस्वार और विसर्ग जो है अयोग भाग कहलाते हैं। क्या किसको, जैसे अंग है और अह जो है ये वाले, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अयोग बहा। सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष और अल्पप्राण होते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया। अब आगे देखते हैं, हमारी वर्णमाला कंप्लीट हो गई है। अब शब्द देख लेते हैं। शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं, स्रोत, इतिहास, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति, रचना के बनावट के आधार पर, और तीसरा हो गया रूप प्रयोग के आधार पर, और चौथा हो गया अर्थ के आधार पर। तो इन 4 हम देख लेते हैं इनके प्रकार। उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। इसमें हम देख लेते हैं तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं। जैसे संध्या जो है तत्सम शब्द है, जबकि साम जो है वो इससे उत्पन्न शब्द है, तो वो साम जो है वो तद्भव शब्द है। तो ये तत्सम और तद्भव हो गए। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से उत्पत्ति होकर मतलब परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं। जबकि देशज शब्द जो होते हैं जो हमारे देश में उत्पन्न हुए हैं उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, ठेठ, खाट, इस प्रकार से जो शब्द हैं ये देशज शब्द होते हैं। विदेशी जो हैं, जो विदेशी लोगों के संपर्क में आने से यहाँ पे जो है विदेशी शब्द की उत्पत्ति हुई है उसे विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी, फारसी, फ्रांसीसी शब्द जो हैं, तुर्की शब्द, इस प्रकार से विदेशी हो गए। संकर जो है, संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भिन्न भाषा से मिलकर बने होते हैं। जैसे रेल है, रेल इंग्लिश का शब्द है अंग्रेजी का, और गाड़ी जो है वो हिंदी का शब्द है। तो रेल गाड़ी जो है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, तो उन्हें संकर शब्द कहते हैं। अब व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के शब्दों की बात कर लेते हैं। ऋण, यौगिक, योग ऋण। ऋण शब्द वे होते हैं जिनका अगर हम उनको 2 भागों में बांटें या 3 भागों में बांटें तो उन वे अर्थहीन होते हैं। जैसे हम मान लो चावल है, चावल को हमने चा प्लस बल में बांटा तो इनका कोई अर्थ नहीं है, तो ये जो है ऋण शब्द कहलाते हैं। जबकि यौगिक शब्द जो है विद्या, आलय को हम विद्या प्लस आलय में बांटते हैं, तो विद्या प्लस आलय जो है दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है, इसको मिलाकर विद्यालय बनना है, तो इसलिए ये यौगिक शब्द है। योगुण शब्द जो है कि यौगिक शब्द तो होते हैं लेकिन ये तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं। जैसे बहुब्री समास है, जैसे लंबोदर है, तो लंबोदर जो है गणेश को कहा जाएगा, इसलिए तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहे हैं, तो इन्हें योगरुण शब्द कहते हैं। रूप प्रयोग के आधार पर जो विकारी शब्द होते हैं जिनके मतलब परिवर्तन आ जाता है, उनमें अविकारी होता है जिनमें परिवर्तन नहीं आता। इसमें वे शब्द आते हैं, जैसे विकारी में अगर बात करें तो लिंग, वचन, पुरुष के कारण जो है अगर परिवर्तन आता है। जैसे राम है तो राम के साथ आ गया गया, राम घर गया मतलब राम घर गया, तो यहाँ पे गया आ रहा है। जबकि सीता के साथ अगर बात करें तो सीता घर गई, तो इसमें जो है मतलब इसके साथ जो है परिवर्तन आ रहा है। यहाँ पे गया आया, यहाँ पे गई आया, तो क्रिया में परिवर्तन आ रहा। तो जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो ये है होते हैं विकारी शब्द होते हैं। जबकि अविकारी जो होते हैं वो समुच्चय बोधक, संबंध बोधक ये वाले होते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो हैं ये विकारी शब्द हो गए क्योंकि इनमें परिवर्तन हो जाता है। जबकि जो अवयव होता है 5वां भाग, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, तो ये जो है परिवर्तित नहीं होते। जैसे राम ने, राम के साथ भी ने आ रहा है, जबकि सीता ने, सीता के साथ भी ने आ रहा, तो ने में परिवर्तन नहीं हुआ ना, तो इसलिए अवयव जो हैं ये परिवर्तित नहीं होते, तो इन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। अगला देख लेते हैं अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरार्थी। जो एक अर्थ देते हैं वो एकार्थी हो गए, जो अनेक अर्थ देते हैं अनेकार्थी, जो समान अर्थ देते हैं समानार्थी, और जो विपरीत अर्थ देते हैं वो विपरीतार्थी कहलाते हैं। शब्द और पद की बात करें तो अगर वाक्य से बाहर है तो वो शब्द कहलाता है, जबकि वाक्य के अंदर प्रयोग हुआ तो उसे हम पद कहते हैं। पद 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अवयव। अवयव जो है क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा की बात करें, संज्ञा भी टॉपिक में दिया हुआ है, तो संज्ञा व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है, जबकि अर्थ की दृष्टि से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक 5 प्रकार की होती हैं। अभी हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, उसके बाद देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक में 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम में मैं और हम आ गए, मध्यम में तुम, अन्य में वह ये,
जबकि निश्चयवाचक जैसे जो कोई निश्चय वस्तु का बोध कराए, जैसे यह पुस्तक यहाँ रखी है, तो यह जो है यह, ये और वह बे, जो यह निश्चयवाचक होते हैं। अनिश्चयवाचक में कोई कुछ आता है जिसमें हमें पता नहीं चलता कि जैसे कोई आया है तो हमें पता नहीं ना कौन आया, तो इसलिए अनिश्चयवाचक हो गया। संबंधवाचक में जो और सो दिखाई देगा आपको ना वाक्य के बीच में, जो वाक्य के एक एक वाक्य या शब्द से दूसरे वाक्य या शब्द का संबंध जोड़ता है, तो उसे संबंधवाचक कहा जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में आपको प्रश्नवाचक वर्ड दिखाई देगा उसके अंदर, और निजवाचक में जैसे आप या मुझे जो स्वयं को और इशारा करता है तो उसे जो है निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला देख लेते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाण बोधक। विशेषण 4 प्रकार के हो गए। क्रिया की बात करें तो क्रिया रचना की दृष्टि से ऋण यौगिक हो गई। यौगिक में नाम धातु, संयुक्त, प्रणणार्थक, अनुकरणात्मक, ये क्रियाएं हो गई। जबकि प्रयोग में अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक। अकर्मक जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती है, सकर्मक में कर्म की प्रधानता होती है, द्विकर्मक में 2 कर्म होते हैं। अन्य क्रिया की बात करें, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामबोधक क्रिया, सजातीय क्रिया। तो ये इस प्रकार से हो गई। उसके बाद देखते हैं वाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, तो इसमें एक भाव उत्पन्न हो रहा है। कर्ता जो है राम खाना खाता है, तो राम के अनुसार क्रिया आई है। ठीक है। सीता ने गीत गाया, ठीक है, सीता ने गीत गाया, तो गीत के आधार पर गाया आया है ना। सीता जो है, सीता स्त्रीलिंग में है तो गाई आना चाहिए था, लेकिन जो आया है गाया तो वो गीत के आधार पर है, तो गीत यहाँ पे कर्म है, तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता है, तो उसे हम कर्म वाच्य कहते हैं। तो इस प्रकार से ये वाच्य हो गए। अगला देख लेते हैं काल। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। इसमें सामान्य वर्तमान जो है वह पढ़ता है, तत्कालीन वह पढ़ रहा है, संदिग्ध वह पढ़ता होगा, संभाव्य वह पढ़ता हो। तो इस प्रकार से है। अगला भूत है, भूतकाल है। सामान्य भूत सीता गई, आसन भूत सीता गई है, अपूर्ण सीता जा रही थी, पूर्ण वाक्य है सीता गई थी, संदिग्ध है सीता गई होगी, और हेतुम भूत है सीता जाती है। भविष्यत में इस प्रकार से ये वाले वाक्य आ जाएंगे। सामान्य भविष्यत राम पढ़ेगा, संभाव्य में संभव है राम पढ़ेगा। तो इस प्रकार से अवयव है, अवयव जो है कभी नहीं बदलते। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। अगर हम निपात की बात करें तो निपात जो है इस प्रकार के शब्द जो है वो निपात कहलाते हैं। हाँ, जी, जी नहीं, मत, क्या, इस प्रकार से अगर पूछा जाता है तो ठीक, ये वाले शब्द ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, करीब, तो पूछ जाता है कि वाक्य में कौन सा शब्द जो है निपात है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं, सहायक क्रिया कौन सी होती है, जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होती है। सहायक क्रिया होती है जैसे जाता मुख्य क्रिया हो गई, हूँ जो है वो सहायक क्रिया हो गई, रहे मुख्य क्रिया है, थे जो है वो सहायक क्रिया हो गई। नामबोधक में संज्ञा प्लस क्रिया मिलकर जो है वो नामबोधक क्रिया बनाते हैं। जैसे लाठी जो है संज्ञा हो गई, मारना जो है लाठी मारना, तो नामबोधक हो गई। रक्त खोलना, रक्त जो है नाम संज्ञा हो गई, और खोलना होगी क्रिया, तो इस प्रकार से नामबोधक क्रिया हो गई। अकर्मक में जो है क्या में उत्तर अगर न मिले, जैसे राम हंसता है, क्या हंसता है पता नहीं, तो अकर्मक क्रिया हो गई। क्या में उत्तर मिले, जैसे राम खाता है, फल खाता है, तो सकर्मक क्रिया हो गई। प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें तो आना जोड़ने से जो है वो फर्स्ट प्रेरणार्थक क्रिया बनती है, जबकि बाना जोड़ने से जो है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है, जिसमें हम किसी चीज़ को प्रेरणा देते हैं। तो उठाना, इसमें आना जुड़ रहा है तो फर्स्ट प्रेरणार्थक है, जबकि बाना जो है जोड़ने से उठबाना, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। कारक की बात करें तो 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का, की, रा, री, रे, अधिकरण में या पर, संबोधन ए, हरे। तो इस प्रकार से इसमें अपादान कारक पूछा जाता है ज़्यादातर। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिरता है तो इसमें से आ रहा है, लेकिन ये करण कारक ना होके उससे अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो उसमें अपादान कारक आएगा। तो यहाँ से ज़्यादा फैक्ट बनते हैं। वचन की बात करें तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं, अंग्रेजी में 4 वचन होते हैं। एक वचन और बहुवचन, जिससे एक संख्या होने का बोध होता है उसे एक वचन, जिसमें एक से अधिक होता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। कुछ शब्द जो हैं सदैव बहुवचन में, कुछ एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं, तो इन्हें याद रखें। और कुछ शब्द जो है एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना, ये हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त किए जाएंगे। अगला देख लेते हैं। अगला टॉपिक है लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग, जिससे स्त्रीलिंग जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग।
भे वाचक संज्ञाएं जिनके अंत में अगर त्वय बै ये जुड़ा हुआ मिले, पा पन आब आवा खाना, तो जैसे बुढ़ापा है, बचपन है, पागल खाना है, तो ये इसके अंत में जुड़े हुए हैं। जैसे पा है तो बुढ़ापा हो गया, पन है तो बचपन हो गया, तो ये पुल्लिंग में आते हैं। जबकि स्त्रीलिंग में आपको इस प्रकार से पहचान करनी है, आई, या, आवट, आहट, ता, इमा, ये लिखाई हो गई, मिलावट, इस प्रकार से शब्द हो गए स्त्रीलिंग। कुछ जो है इसमें अपवाद हैं, जैसे इसके अंत में ई आ रहा है तो इसका मतलब स्त्रीलिंग होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। कभी, रपी, कभी, हाथी, दही, पानी, ये शब्द हमेशा पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हाथी, दही, पानी, ये शब्द हमेशा पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उपसर्ग की बात करें तो जो शब्द किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है तो उसे जो है उपसर्ग कहा जाता है। जैसे जय है, उसके शुरू में पराजय परा जोड़ दिया जाए तो पराजय हो जाता है, तो उसका अर्थ बदल जाता है। संस्कृत के उपसर्ग है 22, हिंदी के उपसर्ग है 13। प्रत्यय की बात करें तो ये उपसर्ग जो है प्रारंभ में जुड़ते हैं, जबकि प्रत्यय जो है शब्द के अंत में जुड़ते हैं। यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्रिया के मूल रूप यदि धातु में जुड़ता है तो उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, जबकि क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों के शुरू में जुड़ते हैं तो उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिख है, तो लिख एक क्या है, क्रिया है, तो इसके अंत में जो है अक जुड़ रहा है तो इसे लेखक हो गया, तो ये क्रिया के अंत में जुड़ रहा है। जबकि सेठ जो है, सेठ एक संज्ञा हो गई, तो उसमें जो है उसके अंत में आनी जुड़ रहा है तो सेठानी हो गया। यहाँ पे क्रिया को छोड़ के अन्य शब्दों के अंत में जब जुड़ा जाता है तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। विकारी शब्द मैंने बता दिया, लिंग वचन कारक से जो परिवर्तन आता है उसे विकारी शब्द कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। जबकि अविकारी जो है, लिंग वचन कारक से कोई परिवर्तन नहीं आता तो उसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोचक और विस्मयादि बोधक कहा जाता है। अगला देख लेते हैं संधि। संधि जो है वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में पहचान देख लेते हैं। स्वर संधि में आपको यहाँ पे पहचान ये है, एक बार पहचान देख लेते हैं। दीर्घ संधि में आपको इस प्रकार से मिलेगा, आ, ई, उ, ठीक है, यहाँ पे बड़ा ई है यो, तो दीर्घ संधि हो गया। गुण संधि में ए ओ सिंगल मात्रा आपको मिलेगी। जैसे महोदय, महोदय जो है उसमें दीर्घ गुण संधि है तो एक मात्रा मिलेगी। जबकि विद्यालय, द्या आ रहा है तो यहाँ पे बड़ा आ मिल रहा है तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो गई। वृद्धि संधि में आपको जहाँ 2 मात्राएं मिले वो वृद्धि संधि हो गई। और जहाँ पे यह रे लै बे मिले बीच में, जैसे नयन हो गया, पावन हो गया, तो ये नहीं, पावन में जो है वो अयादि होगी, पोधन अन हो गया, तो इसको हम अभी डीपली पढ़ते हैं एक बार। तो दीर्घ संधि में आपको ए आ हो गया पहले वर्ड के अक्षर लास्ट में, और दूसरे के शुरू में आ ए होता है तो ये बड़ा आ बन जाता है। इस प्रकार ई मिलके ये कैपिटल ई बना लेते हैं, ऊ मिलके ये बड़ा ऊ बना लेते हैं, ठीक है। गुण संधि में जो है यहाँ पे ए और आ ई इस इन वाले शब्दों के बाद में ये वाले शब्द आ रहे हैं सेम, जबकि यहाँ पे इनके बाद में इस प्रकार से आता है, जैसे ए और आ के बाद में ई आ रहा तो ए बन जाएगा, ए आ के बाद में ऊ आ रहा तो ओ बन जाएगा, तो ये ए ओ अर में परिवर्तित हो जाते हैं। जबकि वृद्धि संधि में जो है इन शब्दों इन अक्षरों के बाद में अगर ये वाले अक्षर आते हैं तो वो ए और बड़ा आऊ में परिवर्तित हो जाते हैं। यण संधि में किस प्रकार से होता है, यण में अगर ई के बाद में ए आ रहा तो वो य में बदल जाता है, ठीक है। और अगर ए आ रहा है तो यह बदलेगा, आ रहा है तो या में बदल जाएगा, ऊ है तो यू में, ए है तो ये में बदल जाएगा, तो ये यण संधि होती है। तो यह है, यह बै रे में परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार से वो शब्द के अक्षर के आधार पर होते हैं, तो ए है तो बै हो जाएगा, ई है तो उसी प्रकार से उसमें मात्रा लग जाती है, ए है तो उस पर ऊपर से एक ही मात्रा लग जाएगी। इस प्रकार से अयादि संधि में जो है यहाँ पे ई उ ऋषि है, मतलब जो गुण संधि के इधर थे हमने जो यहाँ पे जोड़े थे इनको, वो इसमें प्रारंभ में आ जाते हैं, ये प्रारंभ में आ गए। जो हमने वृद्धि संधि में जोड़े थे ये वाले, ये इसके प्रारंभ में आ गए अयादि के। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये चेंज हो जाता है, अगर ए है तो वो आय हो जाता है, अगर कैपिटल मतलब बड़ा ए के साथ ए आता है तो वो आय हो जाता है। तो इस प्रकार ये देख लेना एक बार, ये संधि हो गई। अगर समास की बात करें तो समास में जो है इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, जबकि तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु इसमें जो है उत्तर पद प्रधान होता है। वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु में जो है उत्तर पद प्रधान होता है। अव्यय भाव में जो है पूर्व पद प्रधान होता है, जबकि बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, वो तीसरे पद की ओर संकेत देता है। जबकि द्वंद्व समास जो है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अब इसमें एक वो है ट्रिक देख लेते हैं,
कोई भी शब्द आपको अगर दिखे, उसमें अगर शुरू में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर है, तो वो अव्ययीभाव समास होता है। तत्पुरुष में कारक चिन्ह आता है बीच में, जैसे राजपुरुष तो राजा का पुरुष, ठीक है। राजपुत्र हो गया, राजा का पुत्र, तो बीच में जो कारक चिन्ह है वो लुप्त हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र है तो उसे हम राजपुत्र लिख सकते हैं, तो का उसमें जो है वो लुप्त हो गया। दोनों पद के मध्य जो के समान आएगा, जैसे अगर ये आपको बीच में मिलता है तो जो और के समान, तो वहाँ पे कर्मधारय हो गया। द्विगु है, आपको संख्यावाचक मिलेगा, जैसे चौराहा, तो यहाँ पे 4 शुरू में आ रहा है तो ये द्विगुवाचक हो गया। इस प्रकार से द्वंद्व जो है बीच में और एवं या मध्य में योजक चिन्ह होता है तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। बहुब्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता, वो तीसरे पद की ओर संकेत करता हो तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे प्रति आ रहा है इसके शुरू में, इसके शुरू में आ रहा है यथा, अनु, प्रति, भर, तो ये अव्ययीभाव समास हो गए। जैसे गगन चुंबिक, गगन को चूमने वाला, तो इसमें बीच में जो है कारक चिन्ह आ रहे हैं तो ये तत्पुरुष समास हो गया। जबकि कर्मधारय में जो है चरण कमल, चरण के समान कमल, कनक लता, कनक के समान लता, प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय, ठीक है। तो के समान और जो आ रहा है तो ये जो है कर्मधारय हो गया। द्विगु में जो है शुरू में संख्यावाचक मिलेगा आपको, जैसे सप्त है, यहाँ पे 7 आ गया, दोपहर, त्रि, चौराहा हो गया। द्वंद्व की बात करें तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर और एवं या जोड़ा जाता है, जैसे नदी नाले हैं तो नदी और नाले, तो और आ गया बीच में तो द्वंद्व समास हो गया, ठीक है। पाप पुण्य, सुख दुख, अगर ये एक दूसरे के अलग अलग हैं तो इसमें द्वंद्व समास आएगा। अगर ये समान होते हैं तो वो इसमें फिर अव्ययीभाव समास हो जाता है। जैसे धीरे धीरे, इस प्रकार से उसमें अव्ययीभाव समान हो जाएगा, ठीक है। बहुब्रीहि में जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे लंबोदर है, लंबा है उधर जिसका, तो गणेश हो गए। दशानन, 10 है आनंद जिसके, तो रावण तीसरे शब्द की ओर संकेत कर रहे हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो इसमें पहला नागपुर में हुआ था, दूसरा मॉरिशस में, तीसरा नई दिल्ली में, इस प्रकार से है। लेकिन 12वां जो है वो देवास मध्य प्रदेश में ना होकर वो फिजी में हुआ है, अभी हाल ही में फरवरी में हुआ है ये, तो ये फिजी में हुआ है। इस प्रकार से ये हमारे विश्व हिंदी सम्मेलन थे। अब वाक्य भेद की बात कर लेते हैं। वाक्य के अनिवार्य तत्व होते हैं, वाक्य के अनिवार्य तत्व 6 होते हैं। सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदग्रम, अन्वय। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जो है, वाक्य का भेद देख लेते हैं 2 प्रकार के, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं ये, और रचना के आधार पर सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य होते हैं। मैंने दूध पिया, सिंपल सा वाक्य है। मैंने दूध नहीं पिया नहीं आ रहा है तो निषेधवाचक हो गया। बड़ों का सम्मान करो, आज्ञावाचक। रमेश कहाँ जाएगा, प्रश्नवाचक, इसमें कहाँ आ रहा है प्रश्नवाचक शब्द। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो ये इच्छावाचक सा हो गया। शायद शाम को वर्षा हो जाए, शायद वर्षा हो जाए तो संदेहवाचक हो गया। वह कितना सुंदर दृश्य है, मतलब अगर ये इस प्रकार का चिन्ह आपको मिला तो ये विस्मयादिवाचक हो गया। अगर परिश्रम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, संकेतवाचक हो गया, मतलब अगर परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, ये संकेत है। अगर सरल, संयुक्त, मिश्र की बात करें तो मिश्र में आपको ये ट्रिक याद रखनी है, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, तो आपको याद करने का भी तरीका बताता हूँ। जैसे जितना उतना ये एक दूसरे के विलोम से हो रहे हैं, जैसा वैसा एक दूसरे के विलोम, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, तो यदापि तथापि। तो बस आपको कौन से वर्ड याद रखने हैं, कि, जो, क्योंकि। तो कि, जो, क्योंकि अगर आपको याद है तो आप एकदम से मिश्र वाक्य लगा दो वहाँ पे। अगर, यदि, तो ये जो है रेड जो रखे हैं ये शब्द आपको ज़्यादा याद रखने हैं, बाकी आपको विलोम शब्द से दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, ट्रिक है। बाकी संयुक्त वाचक में और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अंतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, तो जो मिश्र वाक्य के नहीं है वो संयुक्त वाक्य होंगे। खाली इसको याद रख लो, कि, जो, क्योंकि और अगर, यदि, तो, ये शब्द आपको याद हैं और ये विलोम शब्द टाइप के, ठीक है। अगर मिश्र वाक्य उसमें नहीं है तो वो ऑब्वियसली संयुक्त वाक्य होगा। सरल वाक्य आप आसानी से पहचान सकते हैं, सरल में जो है सिंपल सी चीज़ आती है। मिश्र के भी, मिश्र वाक्य के अब 3 उपवाक्य होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगर उपवाक्य का प्रारंभ की से होता है तो वो संज्ञा उपवाक्य है। जैसे मैं घर जा रहा था कि वह मुझे मिल गया, तो की जो है अगर की से हो रहा है दूसरे उपवाक्य का प्रारंभ तो वो संज्ञा उपवाक्य हो गया। दूसरे उपवाक्य का प्रारंभ जिसे, जिसको, जिसने, जिनको, तो वो विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण के लिए क्योंकि, जितना, जैसा, जब, जहाँ, जिधर, उधर, तो ये जो हो गया वो विशेषण हो गया। अब अगला देख लेते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जो है
यहाँ से प्रश्न बनता है, पूर्ण विराम हो गया, अर्ध विराम ये हो गया इस प्रकार का चिन्ह, अल्प विराम ये हो गया। प्रश्नवाचक जो है, जहाँ प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द ये अलग विराम चिन्ह लगता है जरूर। विस्मयादि बोधक में जहाँ आश्चर्य हर्ष का बोध हो तो वहाँ पे विस्मयादि बोधक। उद्धरण चिन्ह जो है इस प्रकार के 2 प्रकार के होते हैं। किसी वाक्य को अगर हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, उद्धरण चिन्ह हो गया। योजक चिन्ह जो है समासिक पद, पुनरुक्त पद, जैसे धीरे धीरे, तो बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निर्देशक डैश, जैसे हम कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो जैसे रवि ने कहा तो रवि का आगे डैश लगा के हम ऐसे कहते हैं। हंस पद जो है, जब कोई वाक्य में कुछ चीज़ छूट जाती है तो इस प्रकार का हंस पद लगाते हैं। रेखांकन, कुछ अगर वाक्य में खाली जगह छोड़ ली हो महत्वपूर्ण तो उसके नीचे हम रेखांकन लगाते हैं। संक्षिप्त लिखना, जैसे हम किसी भी चीज़ को शॉर्ट लिख देते हैं, जैसे उत्तर है तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं ऊ करके, हमने लाघव चिन्ह लगा दिया यहाँ पे। लोप चिन्ह है, जैसे कुछ छुटा हुआ होता है तो हम इस प्रकार से लोप लगा देते हैं। तो ये हमारे जो है विराम चिन्ह हिंदी का जो है जूनियर असिस्टेंट का जो सिलेबस है एक वीडियो में बहुत हद तक कवर करने का प्रयास किया गया है। पर्यायवाची, विलोम शब्द और मुहावरे, लोकोक्ति ये जो है प्रैक्टिस की चीज़ें होती हैं, लेकिन जो ग्रामर पैसी ग्रामर है वो मैंने इसमें सारी लगभग कवर की है। तो इसको लास्ट तक देखें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।